भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। इजराइल ने यमन पर भयानक हमला शुरू कर दिया है। इजराइल ने एलात शहर पर ड्रोन हमले के जवाब में हूथी लड़ाकों पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। हूथी पर हमले की मॉनिटरिंग खुद डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स और आर्मी चीफ जनरल जमीर खुद कर रहे हैं। और इस बीच ईरान ने इजराइल के गुप्त एटमी अड्डों में सेंधमारी कर दी है। ईरान ने ऐलान किया है कि इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फिर शुरू हो चुका है। तो वहीं अमेरिका पहुंचकर नेतन्याहू ने तुर्की को दहलाने के सिग्नल साफ साफ दे दिए हैं। इजराइल 5 फ्रंट को दहला रहा है। जंगी जेट से, मिसाइलों की मार से, बमों की बौछार से इजराइल जंग जीतकर सबसे बड़े दुश्मन से युद्ध का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन इजराइल तुर्की से हिसाब बराबर करे उससे पहले कोई ना कोई अड़ंगा लगा दे रहा है। इजराइल को फिर नई वॉर टेंशन ईरान ने दे दी है। इजराइल के एटमी अड्डे में घुस गया ईरान। شبکه‌های افراد و پروژه‌های درگیر ساخت و توسعه بمب اتمی در رژیم را ईरान का ऑपरेशन डिमोना, डर गए ट्रंप। खामनेई का प्रॉमिस 4 परमाणु हमला शुरू। आठ मुस्लिम देशों का छल, सुपर पावर से विश्वासघात। ईरान ने बड़ा धमाका किया है। ईरान ने इजराइल को घर में घुसकर दहलाया है। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। ईरान ने नेतन्याहू के न्यूक्लियर साइट के सीक्रेट उड़ा लिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप के मुस्लिम देशों से पहले इजराइल को झटका दे दिया है। इजराइल के एटमी अड्डे का ट्रेलर ईरान ने रिलीज किया है। पहली झलक देखिए, पूरी डिटेल आगे दिखाएंगे क्योंकि इजराइल पर भयानक हमला हुआ है। नेतन्याहू के सुपर सीक्रेट परमाणु अड्डे पर ईरान की सेंधमारी से खाड़ी में खलबली मची हुई है। वहीं हूथी लड़ाकों ने इजराइल को फिर से धुआं धुआं कर दिया है। मिसाइलों की बौछार से इजराइल दहल रहा है। ईरान समर्थित फाइटर्स अब इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इजराइल ने जब से हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को मार डालने की धमकी दी है, तब से हूथी लड़ाके आर पार का युद्ध शुरू कर चुके हैं। लेटेस्ट ड्रोन हमला उसी एलात शहर पर हुआ जहां कुछ दिन पहले भी हूथी ने ड्रोन बम का धमाका किया। नए हमले में हूथी फाइटर्स ने ड्रोन से ही इजराइल को चुनौती दी है। 24 घंटे से शुरू हुआ हूथी का हमला कई राउंड में हो सकता है। हूथी प्रवक्ता याह्या सारी ने ऐलान किया कि दुश्मन पर ड्रोन अटैक की कोई लिमिट नहीं है। हैरानी की बात यह है कि हूथी के ड्रोन हमले को इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल पर 2 ड्रोन दागे। इजराइल की सेना ने बताया कि हूथी के ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही। हूथी के हमले में 22 नागरिकों के जख्मी होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सिलाहुल जव्वी मुसय्यर फिल क़ुव्वात मुसल्लहत यमनिया अमलियतन अस्करियतन नौइया वज़ालिका बिताइरतैन मुसय्यरतैन استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها। हूथी लड़ाके छोटे ड्रोन से हमला कर रहे हैं।
जिन्हें इजराइल के डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के हाईटेक सिस्टम को चकमा देने के लिए ड्रोन के रडार सिग्नेचर को भी छोटे बनाए जा रहे हैं। जिस एलात सिटी पर दूसरी बार ड्रोन हमला हुआ, वहां इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात है, लेकिन हूथी लड़ाके आसानी से हमले को अंजाम दे रहे हैं। هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق أمس الثلاثاء، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة। इजराइल पर ऐसे ही ड्रोन हमला हुआ, उसने गाजा में जबरदस्त पलटवार किया है। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा में 170 हमले कर डाले हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी है। हमला गाजा के दराज इलाके में एक इमारत और शिविरों पर किया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमले में हमास के 2 टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए। इजराइल ने 80 लोगों की मौत के दावे को खारिज कर दिया है। गाजा में इजराइल के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। जहां भी हमास लड़ाकों की निशानदेही होती है, वहां आसमान से बम बरसा दिया जाता है। बहुमंजिला इमारतों को बम धमाकों से उड़ाकर हमास लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उधर ट्रंप से मिलने पहुंचे नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द बंधकों की रिहाई के साथ ही हमास का टोटल सफाया होगा। उसके बाद ईरान से युद्ध जीता जाएगा। בוושינגטון אני אפגש בפעם הרביעית, יותר מכל מנהיג אחר, עם הנשיא טראמפ, אדון איתו על ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו, וגם על הצורך שלנו להשלים את מטרות המלחמה. זאת אומרת, להחזיר את כל חטופינו, להכריע את החמאס, ולהרחיב את מעגל השלום שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי בעם כלבי וניצחונות אחרים שהשגנו. ट्रंप से मीटिंग से पहले नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर भी निशाना साधा है। नेतन्याहू ने फिर से दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन देश नहीं बनने देंगे। אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה. नेतन्याहू के लिए सीरिया फ्रंट से खुशखबरी मिली है, जहां कमांडर जुलानी उर्फ अल शरा ने यह कबूल किया है कि उन्हें इजराइल से डर लगता है। तुर्की की शह पर सीरिया में बशर का तख्ता पलट करने वाले कमांडर जुलानी ने यूएन महासभा में यह आरोप भी लगाया कि इजराइल सीरिया के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। لم تهدأ التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا منذ 8 ديسمبر وإلى اليوم، وأن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، مما يعرض المنطقة إلى الدخول بدوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. وإزاء ذلك تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974। इजराइल को जब हर तरफ कामयाबी मिल रही थी, तभी ईरान ने बड़ा खेल कर दिया। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट उड़ा लिए हैं। ईरान ने नेतन्याहू के एटमी अड्डे की पूरी पिक्चर रिलीज कर दी है। इजराइल के परमाणु अड्डे का वीडियो डिमोना सेंटर का बताया गया है। ईरान के जारी किए गए वीडियो में न्यूक्लियर सेंटर की तस्वीरों के साथ वैज्ञानिकों के पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी देखे जा सकते हैं। वीडियो में न्यूक्लियर सेंटर के नक्शे और दस्तावेज भी दिखाए गए हैं। ईरान ने इजराइल की जिस गुप्त एटमी अड्डे का वीडियो रिलीज किया, वो रेगिस्तानी इलाके में बना है। डिमोना परमाणु अड्डा दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को 1958 में प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने बनवाया था। डिमोना एटमी साइट पर नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। शुरुआती 10 सालों तक इजराइल ने एटमी सेंटर को कपड़े का कारखाना बताया। हालांकि संयुक्त परमाणु ऊर्जा खुफिया समिति को दिसंबर 1960 में डिमोना का सच पता लग गया था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में डिमोना में प्लूटोनियम डिजाइन के पुख्ता सबूत मिले हैं। इसके बाद साल 1986 में इजराइल के एटमी प्रोग्राम का कच्चा चिट्ठा वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने खोला।
1986 में डिमोना सेंटर के पूर्व तकनीशियन मोर्दके वानुनु ने द संडे टाइम्स को रिएक्टर की तस्वीरें और सारे सबूत सौंपे थे। हालांकि वानुनु को इसके बाद देशद्रोह के आरोप में 18 साल जेल में भी रखा गया। इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने पास किसी भी परमाणु हथियार के होने की बात को स्वीकार नहीं किया है, न ही इजराइल परमाणु अप्रसार संधि में शामिल हुआ। जून 2025 में लेबनान के अल मायादीन नेटवर्क और ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इजराइल के एटमी प्रोग्राम के हजारों दस्तावेज सामने लाने का दावा किया था। वक्त वक्त पर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर खुलासे होते रहे हैं, लेकिन ईरान ने अब नेतन्याहू के परमाणु प्रोग्राम से पर्दा उठाकर ऑपरेशन प्रॉमिस 4 शुरू करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल पर हमला करने का एक वीडियो भी जारी किया है। अब तक इजराइल पर किए मिसाइल हमलों का वीडियो बेहद डरावना है। بدانند که ایران این کهن‌ترین تمدن پیوسته جهان همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. این ملت با روحی سترگ و اراده‌ای جاودان بارها ثابت کرده است که در برابر مهاجمان سرفرود نمی آورد و امروز نیز در برابر متجاوزان با اتکا به قدرت ایمان و انسجام ملی سربلند ایستاده ایم. ईरान अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जल्द लॉन्च कर सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइल साइटें फिर से एक्टिव कर दी है। ईरान ने 800 मिसाइलों के लिए चीन से खास ईंधन आयात किया है। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं। वैसे ईरान का बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त ईरान के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इनमें तमाम उन कमांडरों का एड्रेस है जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए तैयार हैं। क्या इजराइल के खिलाफ ईरान का मिशन डेडली डिमोना शुरू हो चुका है? डिमोना मतलब इजराइल का परमाणु प्लांट जो नेगेव के रेगिस्तान में है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल के हमला करने के सुगबुगाहट के बीच ईरान पलटवार के लिए पहले से ही तैयार है। ईरान ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि इजराइल पर हमले के लिए उसने कई ठिकानों को फाइनल कर लिया है। मसूद पजेश्कियन ने यूएन महासभा में डंके की चोट पर यह दावा किया कि उन्होंने 12 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका दोनों को बराबर की टक्कर दी है। دفاع 12 روزه مردم میهن‌دوست و دلاور ایران محاسبه وهم‌آلود خودستایان متجاوز را به رخ آنان کشیدند. دشمنان ایران ناخواسته اتحاد مقدس ملی را قوام بخشیدند. مردم ایران با وجود شدیدترین، طولانیترین و سنگینترین تحریم‌های اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای و تلاش‌های مستمر برای ایجاد تفرقه به مجرد شلیک نخستین گلوله به خاکشان یکپارچه حامی نیروهای مسلح دلیر خود شدند و امروز نیز خود خون شهیدانشان را پاس می‌دارند. आग बराबर लगी है। ईरान इजराइल के हमलों से घायल है। इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों को अमेरिका के साथ मिलकर तबाह किया है। ईरान मौका मिलते ही नेतन्याहू का डिमोना ड्रीम ढहा सकता है। ईरान को रूस से हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। सुखोई 35 जंगी जेट और S-400 जैसे विध्वंसक हथियारों से लैस होते ही ईरान आर पार का युद्ध शुरू कर सकता है। मुमकिन है इजराइल ईरान को वक्त ही ना दे। रिकॉर्ड तो यही बताता है कि इजराइल दुश्मन पर पहले वार करता है। अब परमाणु दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि पुतिन के करीबी ने दावा किया है कि अमेरिका जिस तरह से रूस को धमकाता जा रहा है, उसे देखते हुए रूस अब ऐसी जंग शुरू कर सकता है जो अमेरिका पर भी बहुत भारी पड़ेगी। और अगर रूस को चारों तरफ से घेरा गया तो फिर दुनिया को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा।
оружие к бою. Морской цели крылатыми ракетами «Оля». अमेरिका पर परमाणु हमले की तैयारी, पुतिन के करीबी का ट्रंप को चैलेंज। जरा कल्पना कीजिए, रूस पर अमेरिका समेत नेटो और यूरोप के सभी देश मिलकर बेहद सख्त प्रतिबंध लगा दें, भारी टैरिफ से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दें, नेटो के हथियारों से ज़ेलेंस्की रूस के शहरों को तबाह करना शुरू कर दें। ऐसे हालात में पुतिन का रूस आखिर क्या करेगा? क्या वो अमेरिका, नेटो, यूरोप और यूक्रेन के सामने सरेंडर कर देगा, या फिर रूस एक ऐसी जंग शुरू करेगा जो अमेरिका समेत दुनिया के आधे देशों को तबाह कर डालेगा? ये सवाल इसीलिए उठने लगे हैं कि जिस तरह से न्यूयॉर्क में यूएन में ट्रंप ने रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोला है, उसके बाद पुतिन, उनके करीबी और रूसी जनरलों के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप को सख्त चेतावनी देते हुए इशारा किया है कि अगर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए या फिर हैवी टैरिफ लगाया तो फिर रूस मजबूर होकर अमेरिका से सीधी और निर्णायक जंग करने को मजबूर हो जाएगा। पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधे संघर्ष का खतरा बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इधर रूस के खिलाफ ट्रंप के बयान से गदगद ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो नेटो के हथियारों के दम पर रूस से यूक्रेन की वो सारी जमीन छीन लेंगे जो रूस ने पिछले 3.5 साल में यूक्रेन से छीनी है। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ट्रंप ने अगर नेटो और यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोला तो फिर तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा, जिसमें कई देशों का तो वजूद ही मिट जाएगा। रूस पर प्रतिबंध लगा तो परमाणु हमला तय। And they've been fighting for 3.5 years. रूस यूक्रेन युद्ध एक तरह से 30 देशों तक पहुंच चुका है, Killing anywhere from 5,000 to 7,000 young soldiers mostly. हालात बद से बदतर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खौफनाक हमलों का असर ज़ेलेंस्की से लेकर सभी यूरोपीय देशों के नेताओं पर साफ नजर आया है। इधर रूस को कागजी शेर बताने वाले ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन नेटो से हथियार लेकर रूस पर बड़े हमले शुरू कर दें। यानी ट्रंप रूस के खिलाफ अमेरिका को सीधी जंग में झोंकने से बचा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के कंधे पर नेटो की बंदूक का इस्तेमाल करके रूस को तबाह करना चाहते हैं। जबकि रूस ने दो टूक कह दिया है कि रूस टाइगर नहीं बल्कि भालू है जो अपने दुश्मनों को बीच से फाड़ डालेगा। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में कितनी भारी तबाही मचाई है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक, रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे की लड़ाई में 1495 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इधर पुतिन के बेहद करीबी पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच सीधे संघर्ष का खतरा बना हुआ है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस स्टार्ट संधि का पालन करने के लिए तैयार है, जिस पर मैंने 2010 में हस्ताक्षर किए थे। अब ट्रंप प्रशासन को फैसला लेना है, लेकिन संधि के शब्दों का पालन करना ही काफी नहीं है। अमेरिका को प्रतिबंधों और शुल्कों से रूस को कमजोर करने का प्रयास बंद करना होगा, अन्यथा सीधे संघर्ष का खतरा बना रहेगा।
मेदवेदेव, जो इस वक्त रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो फरवरी 2022 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा आक्रमण शुरू होने के बाद से चल रहा है, इसने परमाणु युद्ध की संभावना को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है। इधर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते रूस को कंट्रोल नहीं किया गया तो रूस पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की को भी ये डर है कि मौजूदा हालात में तो रूस कहीं परमाणु ड्रोन से हमला न कर दे। The facts are simple. Stopping this war now, and with it, the global arms race, is cheaper than building underground kindergartens or massive bunkers for critical infrastructure later. Stopping Putin now is cheaper than trying to protect every port and every ship from terrorists with sea drones. Stopping Russia now is cheaper than wondering who will be the first to create a simple drone carrying a nuclear warhead. So we must use everything we have together to force the aggressor to stop. इधर दूसरी तरफ ट्रंप के बयान से ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने रूस पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। मॉस्को टाइम्स के अनुसार रूसी शहर नोरोवसिस्क पर भी दिन के समय हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कीव और यूरोप पर युद्ध को लंबा खींचने का आरोप लगाया है।